हेलो एस्पायरेंट्स। 19 जैन की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। 13 न्यूज आइटम्स है जो हिंदू न्यूज़पेपर से पिकअप की गई है। पहला न्यूज आइटम है श्रीलंका इन टॉक्स टू ऑफर पोर्ट टू इंडिया। तो रायसीना डायलॉग हमने देखा है जो इंडिया ने कंडक्ट कर रही है। ये सेकेंड ईयर है रायसीना डायलॉग का, जहाँ पे इंटरनेशनल लीडर्स जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स भी है फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, अराउंड 55-56 लीडर्स ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड आर हियर। वो लोग यहाँ पे आए हैं। रायसीना हिल जो दिल्ली में है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन भी लोकेटेड है, तो यहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं। तो ये इस ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ऑडियंस को एड्रेस किया, फॉरेन सेक्रेटरी ने भी एड्रेस किया। तो ये दो न्यूज में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिलहाल ये है रिगार्डिंग श्रीलंका। तो श्रीलंकन मिनिस्टर भी जब वो ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि इंडिया और श्रीलंका डिस्कशन में है ऑन पोर्ट ऑफ त्रिंकोमाली। तो ये त्रिंकोमाली पोर्ट जो श्रीलंका में है, ये यहाँ पे है श्रीलंका में। तो हम्बनतोता पोर्ट आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका का पोर्ट जो चाइनीज डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंटिटी यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है। तो त्रिंकोमाली पोर्ट ऑफर हो रहा है इंडिया को कि इंडिया अगर चाहे तो यहाँ पे पोर्ट एक्सेस, पोर्ट के डेवलपमेंट में असिस्टेंस ला सकती है। तो श्रीलंका कह रही है कि उनको न्यूट्रल स्टैंड रखना है, वो ना इंडिया के फेवर में ना चाइना के फेवर में ज्यादा दिखना चाहते हैं। हम सबको फेवर करते हैं, जो भी श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे वो सब वेलकम है। एक्सेस चाहिए तो हम इक्वल एक्सेस देंगे इंडिया को भी और चाइना को भी। तो ये चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियोरी पे जो हमने पहले भी देखी है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियोरी के हिसाब से इंडियन ओशन रीजन में चाइना अपना बेस बनाना चाहती है, पोर्ट एक्सेस रखना चाहती है, ताकि फ्यूचर में जो भी स्ट्रैटेजिक पर्पजेस के लिए, इवन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस होते हैं, क्योंकि ट्रेड नेविगेशन जो होता है यहाँ से शिप्स जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोर्ट्स एक्सेसिबल हो इन वेरियस कंट्रीज। प्लस ऑल्सो डिफेंस पर्पजेस के लिए, अगर फ्यूचर में कुछ डिफेंस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस चाहिए, अगर कोई कंट्री को एनसर्कल वगैरह करना है, तो वो हिसाब से भी ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियोरी है कि चाइना अराउंड इंडिया पोर्ट्स एक्सेस ले रही है इन वेरियस कंट्रीज, ताकि वो इंडिया को सराउंड करे इन द इंडियन ओशन रीजन। तो हम्बनतोता पोर्ट भी है जो ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है और इकोनॉमिक पर्पज भी सर्व करता है, और वंस अगर एक्सेस होगा तो वो स्ट्रैटेजिक पर्पजेस के लिए भी यूज किया जा सकता है, डिफेंस पर्पजेस के लिए भी। तो ये पॉइंट है। तो श्रीलंका अब कह रही है वो न्यूट्रल स्टैंड रखना चाहती है, चाइना को एक्सेस मिलेगा तो इंडिया को भी इक्वली एक्सेस दिया जाएगा। तो ये ऑफर दिया गया है बाय श्रीलंका। तो हम्बनतोता पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट श्रीलंका कह रही है उनमें उसमें हमें दिक्कतें आई है, क्योंकि करप्शन चार्जेस भी लगे, ब्राइबरी करप्शन चार्जेस भी है, और इस वजह से काफी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। जैसे आपने पहले भी न्यूज में हमने डिस्कस किया है कि श्रीलंकन ये हम्बनतोता पोर्ट के एडजॉइनिंग रीजन में इंडस्ट्रियल पार्क कॉरिडोर डेवलप करने, इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने की बात है। तो वो इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप करने में भी लैंड एक्विजिशन काफी डिफिकल्ट हो रहा है, और वहाँ के जो लोकल्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस चाइनीज एंटिटीज कमिंग एंड डेवलपिंग इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से उनका डिसलोकेशन हो रहा है। तो दे आर बीन अप्रूटेड फ्रॉम देयर लैंड। तो ये इस वजह से काफी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम्स वगैरह है इस चाइनीज प्रोजेक्ट की वजह से भी। तो वही वो लोग कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी कंसर्न्स इंडिया के भी समझते हैं और हम उनको एड्रेस करने के लिए तैयार है, हमको भी दिक्कतें आ रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है रिस्पेक्ट सोवरेनिटी इंडिया टेल्स चाइना। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, सीपीईसी जिसे कहते हैं। तो ये काशगर रीजन है यहाँ पे चाइना में, जिनजियांग प्रोविंस। तो यहाँ से लेके ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में चाइना डेवलप कर रहा है, ये दोनों को कनेक्ट करता हुआ रूट है। तो ये जो रूट है ओरिजिनली ये प्रपोज था, तो ये काफी अनरेस्ट वाला रीजन है, जैसे बालोचिस्तान प्रोविंस है, इवन फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया वगैरह, ये जो रीजन है ये पूरा, तो यहाँ पे काफी अनरेस्ट है। ये लोग पाकिस्तान से खुश नहीं है, बालूचिस्तान प्रोविंस के लोग, आपको पता ही होगा। प्लस यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पे अफगान टेररिस्ट भी यहाँ पे काफी शेल्टर लेते हैं। तो ये रीजन जो है, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से खुश नहीं है, बिकॉज दे से कि पाकिस्तान टेररिस्ट को यहाँ शेल्टर देती है। ये सारा रीजन अनस्टेबल रीजन है, रीजन ऑफ अनरेस्ट है, टेररिस्ट थ्रेट्स है। तो अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से पास होता तो काफी दिक्कतें आती। तो इसीलिए ऑल्टरनेट रूट भी प्रपोज किया गया है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से नहीं, बल्कि ये ऑल्टरनेट रूट लेके ग्वादर पोर्ट पे जाए। पर फिर भी ये जो रीजन है जहाँ से ये
कॉरिडोर पास हो रहा है, ये रीजन पीओके है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आती है। तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन से पास होता है, जो इंडिया क्लेम करती है कि उनकी टेरिटरी है, पर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया था। तो अब ये रीजन डिस्प्यूटेड रीजन से अगर कॉरिडोर पास होगा तो इंडिया को दिक्कत होगी। तो इंडिया ये कंसर्न रेज कर रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न, सोवरेनिटी कंसर्न, कि हमारा ओन रीजन है जो फिलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में, वहां से आप कॉरिडोर कैसे पास कर सकते हो। तो ये पॉइंट इंडिया रेस करता है। तो वही कह रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट सोवरेनिटी, इंडिया टेल्स चाइना। तो ये फॉरेन सेक्रेटरी राइसीना डायलॉग में ये कह रहे हैं कि चाइना खुद की सोवरेनिटी के लिए काफी सेंसिटिव है। जैसा ताइवान जो रीजन है, ताइवान आइलैंड है, वो चाइना अपना क्लेम करता है, हालांकि ताइवान इंडिपेंडेंटली अपना एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करता है, बट इट्स डिपेंडेंट इकोनॉमिकली ऑन चाइना। तो ताइवान को वो इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते, वो उसको चाइना का पार्ट ही मानते। इवन यूनाइटेड नेशंस में जो पहले जो सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना का सीट है, वो ओरिजिनली जो ताइवान गवर्नमेंट थी उनका था। तो ताइवान गवर्नमेंट ओरिजिनली मेनलैंड पे पावर में थी, और उनको जब यहाँ से एग्जाइल में जाना पड़ा तो वो ताइवान में सेटल हुए, और अब वो ताइवान में अपना गवर्नमेंट वहीं पे रह गए, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रीच वहीं तक रहा है। लेकिन ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं माना जाता, वो वन चाइना पॉलिसी है चाइना की। तो इसीलिए जब चाइना अपनी सोवरेनिटी के लिए इतना स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करती है, जब ताइवानीज लीडर ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट किया था, तो चाइना ने प्रोटेस्ट किया था कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है कि ये ऐसे कम्युनिकेशन हो सके। तो जैसे चाइना अपनी सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट चाहती है दूसरी कंट्री से, वैसे ही उसे भी दूसरी कंट्रीज की सोवरेनिटी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंडिया की सोवरेनिटी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो डिस्प्यूटेड रीजन है, जो इंडिया खुद का क्लेम करती है, वहां से अगर कोई प्रोजेक्ट पास हो रहा है जिसमें इंडिया का कोई कंसर्न नहीं लिया जा रहा है, कंसेंट नहीं लिया जा रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वही पॉइंट इंडिया असर्ट कर रही है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अगेंस्ट इंडिया प्रोटेस्ट करेगी, क्योंकि ये उनकी क्लेम्ड टेरिटरी के थ्रू पास हो रहा है। तो वही वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना हमारी सोवरेनिटी रिस्पेक्ट करे। ये फॉरेन सेक्रेटरी ने कम्युनिकेट किया टू चाइना एट द राइसीना डायलॉग। अगला न्यूज आइटम है इंडियाज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल टू रिड्यूस हेयर लॉस इन कैंसर पेशेंट्स। तो कैंसर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ये कीमोथेरेपी की वजह से हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि ये इंट्रावीनियसली दिया जाता है, मींस वीन्स में ब्लड के थ्रू इंजेक्ट करके दिया जाता है। तो ये कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की वजह से जब हेयर लॉस होता है, तो वो हेयर लॉस स्पेशली वुमेन के लिए काफी डिस्टर्बिंग हो जाता है, और वो डिप्रेस हो जाती है। तो इसीलिए हेयर लॉस ना हो कीमोथेरेपी में, इसीलिए एक टेक्निक जो यूके में काफी वाइडली यूज होती है, ये टेक्निक है कि स्कैल्प कूलर्स यूज किए जाते हैं। तो स्कैल्प ऐसे मशीन लगाई जाती है, तो एक कूलेंट्स होते हैं इसमें, जिसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, -4 डिग्री सेल्सियस पे। तो कूल टेम्परेचर की वजह से ब्लड सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुंचता, क्योंकि कीमोथेरेपी जब ब्लड से थ्रू फ्लो हो रही है, तो जब कीमोथेरेपी मेडिकेशन यहाँ नहीं पहुंचती, तो इससे हेयर फॉलिकल्स जो डिस्ट्रॉय होते हैं वो नहीं होते, और हेयर फॉल नहीं होता है। तो ये 80% अप टू 80% हेयर लॉस रिड्यूस कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। तो ये स्कैल्प कूलर्स को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में यहाँ पे लाए गए हैं, और इनका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है ऑन 4 पेशेंट्स। सो इफ इट वर्क्स फाइन, अगर सब सही होता है तो इसको वाइडली यूज कर सकते हो, काफी बेनिफिशियल होगा फॉर कैंसर पेशेंट्स। फिर अगला न्यूज आइटम है स्पीडीली डिसाइड टीबी पेशेंट्स प्ली। तो ये टीबी पेशेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। 18 ईयर ओल्ड गर्ल जो है, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है, तो उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अब ऑर्डर दिया है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये देखे कि जो इंपोर्ट कर सकते हैं ड्रग जो है डेलोमेनिड। सो डेलोमेनिड इज द नेक्स्ट ड्रग। इससे पहले जो है वो है बेडाक्विलिन। सो बेडाक्विलिन जो J&J जॉनसन एंड जॉनसन का न्यू ड्रग है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसके यूजेज के लिए गाइडलाइंस दिया है। इवन यूएस FDA ने उसको अप्रूव किया है। तो इंडिया में बहुत रिस्ट्रिक्टेडली अवेलेबल है, तो वो अवेलेबल किया जाए। और इवन द न्यू ड्रग बेटाक्विलिन के बाद भी जो डेलामेनेट करके न्यू ड्रग आया है, उसको भी अक्वायर करने का अंडर कंपैशनेट एक्सेस प्रोग्राम जो होता है, तो ये अक्वायर किया जा सके ताकि टीबी पेशेंट्स के बेनिफिट हो। तो ये भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसके लिए इनिशिएटिव ले, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया है। तो ये 2 ड्रग्स के बारे में है।
आप देख सकते हैं यूएस एफडीए ने बेटाक्विलिन को अप्रूव किया इन 2012 दिसंबर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग भी और गाइडेंस आया उसके ऊपर इन 2013। फिर इवन डेलामिनेट के ऊपर भी कंडीशनल अप्रूवल आया है और गाइडेंस भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिया है, तो ये भी हम अक्वायर कर सकते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है रिवाइज वीजा फॉर्मेट टू इंक्लूड क्राइम रिकॉर्ड। तो फॉरेन नेशनल्स जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस है स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो ये कोई भी नॉलेज इंडिया को नहीं होता, क्योंकि जब वीजा फॉर्म भरा जाता है बाय फॉरेन नेशनल्स फॉर इंडियन वीजा, तो उनको ये सारी डिटेल्स क्राइम रिकॉर्ड डिटेल्स नहीं देनी होती है। तो ये इंक्लूड किया जाना चाहिए ऑन इन द वीजा फॉर्मेट, ताकि ये इन्फॉर्मेशन भी हो, ताकि जैसे एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक फॉरेनर को हैदराबाद में अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑनलाइन अपलोड किया था, तो इनका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो अगर ये केसेस हमको पहले से ही पता हो तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो ये एक प्रपोजल है बाय मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मनेका गांधी। अगला न्यूज आइटम है कोर्ट डिक्रीज कांट बी फ्लाउटेड वांट्स सुप्रीम कोर्ट। तो ये सतलज यमुना लिंक कनाल डिस्प्यूट जो है उसके ऊपर है, जो पंजाब एंड हरियाणा के बीच में। तो काफी ओल्ड डिस्प्यूट है, जब पंजाब और हरियाणा दो सेपरेट स्टेट्स बने थे इन 1966। तो आफ्टर दी 1956 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाना अप्रूव किया गया था अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, तो पंजाब और हरियाणा पंजाबी स्पीकिंग और हरियाणवी हिंदी डायलेक्ट स्पीकिंग लैंग्वेजेस पे बेसिस पे ये न्यू स्टेट्स बने थे। तो इसमें ये था कि सतलज रिवर जो है ये पंजाब को ही मेजरली रिवर्स का बेनिफिट हो रहा था, तो हरियाणा को ज्यादा वाटर अलोकेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए और ये प्रपोज किया गया सतलज यमुना लिंक कनाल। तो यमुना रिवर जो यहाँ आप देख रहे हैं यूपी पे एडजॉइनिंग स्टेट है, तो यहाँ से जब यमुना रिवर फ्लो होती है, ये यमुना का भी कनाल ऑलरेडी है, तो ये हरियाणा के करनाल से यहाँ पास होता है। तो सतलज यमुना लिंक कनाल, ये दोनों सतलज रिवर और यमुना रिवर को लिंक करते हुए ये प्रपोज किया गया था कि ये कनाल बनाया जाए। तो कनाल बनाने के लिए दोनों पंजाब और हरियाणा को इनिशिएटिव्स लेने थे। पंजाब शुरू में रिलक्टेंट थी, तो उन्होंने इनिशिएटिव्स नहीं लिए। पहला प्लान फॉरवर्ड किया गया इन 1980s, तो हरियाणा ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, पर पंजाब ये डिले कर रही थी। फाइनली विद सेंट्रल इंटरवेंशन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ, स्टेट्स ने दोनों ने अग्री किया कि हम ये रिएलोकेशन ऑफ वाटर करेंगे। तो ये 1981 का अग्रीमेंट है, तो हरियाणा को वाटर नीड्स नहीं फुलफिल हो रही है, इसीलिए ये अप्रूव किया गया, एक अग्रीमेंट किया गया। और इस 81 अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों स्टेट्स ने को ये 2 साल में कंप्लीट करना था प्रोजेक्ट। बट हरियाणा ने अपना 91 किलोमीटर अराउंड यहाँ पे है, वो कनाल का इतना पार्ट कवर कर लिया है, पर पंजाब ने लैंड अक्वायर किया है, पर यहाँ कंस्ट्रक्शन सिग्निफिकेंटली स्टार्ट नहीं किया है। तो ये फिर से डिले हुआ, मिलिटेंट अटैक हुआ या कनाल वर्कर्स पे, तो ये पूरा वर्क स्टॉप हो गया था। 1996 में हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि ये कनाल जल्द से जल्द कंप्लीट हो अकॉर्डिंग टू 1981 अग्रीमेंट। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया इन 2002 और उन्होंने ऑर्डर किया कि पंजाब ये 1 साल में कनाल कंप्लीट करे, पर वो भी नहीं हुआ, बल्कि पंजाब ने एक काउंटर सूट फाइल किया इन 2004 कि ये जो सूट है अगेंस्ट पंजाब, इसको डिसमिस किया जाए। तो ऑफ कोर्स ये कोई इनिशिएटिव्स तो नहीं लिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। तो पंजाब ने एक एक्ट पास किया इन 2004, तो दिस एक्ट इज पंजाब टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट एक्ट 2004। मतलब 1981 का जो अग्रीमेंट है वो पंजाब यूनिलैटरली टर्मिनेट कर रहा है। तो क्या ये हो सकता है, क्या ये वैलिड है, लीगल है? तो उस पे एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस डाला गया। तो प्रेसिडेंट के पास पावर्स होते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन रेफरेंस दे सकती है कि वो अपना लीगल एडवाइस दे सके। तो प्रेसिडेंट तब एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन मांगा ऑन दिस 2004 टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट एक्ट ऑफ पंजाब। तो ये 2004 के अग्रीमेंट के ऊपर फाइनली जो जजमेंट आया है वो 2016 में आया है, तो वो यहाँ पे है जैसे आप देख सकते हैं। तो ये 2016 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने से पहले भी पंजाब सतलज यमुना लिंक कनाल लैंड ट्रांसफर ऑफ प्रोप्राइटी राइट्स बिल 2016 ये पास कर लिया है। मतलब जो लैंड अक्वायर हुआ है उसको फिर से रिटर्न किया जाए, तो ऐसा ये पंजाब चाहती थी इन 2016। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने में ही था, ये मार्च में हुआ 2016 में, और सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में अपना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे अपना व्यू पॉइंट दिया कि ये जो टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट का एक्ट है 2004 का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये
अभी तक का स्टेटस है। अभी फिलहाल जो न्यूज है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट दोनों को सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि पंजाब को 1 साल में कनाल कंप्लीट करना है वर्क, तो वो उन्होंने नहीं किया है। और अभी जो एडवोकेट्स है उनके लिए, तमिलनाडु के लिए, राम जेठमलानी, वो कहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2016 में ऑर्डर आया वो तो सिर्फ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में था, कि प्रेसिडेंट के एडवाइस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है कि ये इनवैलिड है। हरियाणा ने कोई चैलेंज नहीं किया है 2004 एक्ट को, और उसको चैलेंज करके ये एक्ट को निगेट नहीं किया गया है। तो अगर वो होता तो फिर ये एक्शन, ये एक्ट इनवैलिड होता, अब तक वो नहीं हुआ है। दे स्टिल ट्राइंग टू डिले द होल प्रोसेस, वही सामने आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि आप ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो अब देखेंगे इसमें आगे भी न्यूज आएगा, बिकॉज पंजाब अभी फिलहाल सेंसिटिव रीजन है, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है। तो जो गवर्नमेंट्स है यहाँ पे, ऑफकोर्स वाटर अगर यहाँ पे पंजाब से हरियाणा जाएगा तो पंजाब डिप्राइव होगा थोड़े वाटर लोकेशन से, और वाटर रिक्वायरमेंट तो सबकी होती है। तो पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पे फिलहाल नहीं चाहती कि वो ऐसे कोई स्टेप ले जिसकी वजह से ऐसा दिखे कि जो लीडर्स है वहां पे वो चाहते हैं कि वो फेवर करते हैं हरियाणा को रादर देन पंजाब। तो इलेक्शन टाइम पे थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, तो हम देखेंगे आगे क्या होता है। पर न्यूज में ऑफ कोर्स बाद में फिर से आएगा, क्योंकि अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो फिर से ये वही चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस की, है ना। तो ये 122 किलोमीटर कनाल पंजाब में है और 92 किलोमीटर हरियाणा में। हरियाणा ने अपना पोर्शन कंप्लीट किया है, पर पंजाब ने डेडलाइन स्किप की है। फिर अगला न्यूज आइटम है, फ्रॉड्स डिक्रीज बट सिक्योरिटी स्टिल एन इशू। तो ये रिगार्डिंग कंपनीज, फॉरेन कंपनीज जो इन्वेस्ट करती है इंडिया में, तो एक ये एनुअल ग्लोबल फ्रॉड एंड रिस्क रिपोर्ट लाया गया है। तो उसमें उन्होंने देखा कि जो 68% रिस्पॉन्डेंट्स है, ग्लोबल कंपनीज है, वो जो ऑपरेशन है जिनका इंडिया में, वो एक्सपीरियंस करती है एटलीस्ट 1 फ्रॉड इंसिडेंट। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो अराउंड 68% रिस्पॉन्डेंट्स कहते हैं कि हमने फ्रॉड एक्सपीरियंस किया है। पहले ये 2015 में 80% रिस्पॉन्डेंट्स ने कहा था। तो फ्रॉड्स के फ्रीक्वेंसीज काफी ज्यादा थी। तो कंसर्न्स ऑफ फ्रॉड्स इंडिया के काफी हाई है, वो क्लियर है। चाइना प्रोसीजर्स, मतलब चाइना में फ्रॉड केसेस और ज्यादा होते हैं, तो इंडिया कम सेकंड टू चाइना। तो ये फ्रॉड्स केसेस क्या होते हैं, रिगार्डिंग करप्शन, ब्राइबरी, ऐसे केसेस हो, या मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है कि इनको फेवर नहीं किया जाए कंपनीज को, फॉरेन कंपनीज को। मार्केट कल्यूजन हो कि बाकी मार्केट में बाकी एंटिटी साथ में होके इनके अगेंस्ट जाती हो, या तो इंटरनल फ्रॉड हो कि इंटरनल कोई एम्प्लॉय वगैरह ने फ्रॉड में पार्टिसिपेट किया हो। और काफी सारे केसेस में इंटरनल एम्प्लॉयज की वजह से ही काफी सारे नुकसान होते हैं। तो ये करंट फॉर्मर एम्प्लॉयज जनरली इन फ्रॉड्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इस सर्वे के साथ साथ सामने आया है। अगला न्यूज आइटम है, कैबिनेट बूस्ट कॉर्पस फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो ये है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो ये क्रेडिट गारंटी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रॉमिस किया था इन हिज न्यू ईयर ईव स्पीच, जो एड्रेस था, तो उन्होंने कहा था कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी देगी कि वो क्रेडिट ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं अप टू 2 करोड़। पहले ये 1 करोड़ था, तो अब इसको इंक्रीज करके 2 करोड़ किया गया है कि अप टू 2 करोड़ अगर वो लोन लेते हैं तो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेगी, क्रेडिट की गारंटी लेगी, कि गारंटर बनेगी। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है इन अंडर दिस प्रोग्राम। तो ये जो अलोकेशन था फॉर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड जो बनाया गया है फॉर दिस, उसमें पहले 2500 करोड़ अलोकेट किया गया था, अब इसको इंक्रीज करके 7500 करोड़ किया गया है। तो इतना मैक्सिमम अप टू दिस क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट ले सकती है। तो इन हर एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए भी जो क्रेडिट गारंटी लिमिट है वो भी इंक्रीज कर दी गई है 2 करोड़ तक। अगला न्यूज आइटम है, कैबिनेट नॉट फॉर लिस्टिंग 5 इंश्योरेंस कंपनीज। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, जिनके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद है, इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है फॉर लिस्टिंग 5 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑन द स्टॉक मार्केट्स। तो ये स्टॉक मार्केट्स पे लिस्ट होगी और इनका 25% डिसइन्वेस्टमेंट होगा। तो सेंट्रल स्टेक जो है इनमें, उनको 25% रिड्यूस किया जाएगा। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट का और इनिशिएटिव और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने का जो प्रपोजल है, इसको अप्रूव किया गया है एट द कैबिनेट लेवल। तो अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो 5 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है वो ये, जिसमें गवर्नमेंट का मेजर स्टेक है, वो यहाँ लिस्टेड है।
ये प्रॉफिट मेकिंग इंश्योरेंस कंपनीज है, लेकिन इनका अंडर राइटिंग जो है वो काफी हाई है। हम देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका काफी रिड्यूस हो जाता है, प्रॉफिट जो बचता है आफ्टर टैक्सेशन। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज, इनका ग्रॉस प्रीमियम इनकम काफी हाई है, तो इनका अभी डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव भी लिया जाएगा 25% डिसइन्वेस्टमेंट और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग। तो इससे जो ये इंश्योरेंस कंपनीज है इनको ज्यादा फंड्स को एक्सेस मिलेगा, क्योंकि अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगे तो कैपिटल मार्केट उनके लिए ओपन हो जाएगा, तो बिजनेसेस उन पे इनिशिएटिव ले सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का एनीवे प्रपोजल है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग विद बिजनेस। तो बिजनेस में गवर्नमेंट को नहीं रहना, उनको रेगुलेशन में रहना है। तो ये उसी के लाइन में डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगला न्यूज आइटम है कैप सेट ऑन सॉप्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज एमसिप स्कीम है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इनको मॉडिफाई किया गया है, फिर से चेंजेस किए गए इसमें। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए। तो ये स्कीम 2012 में नोटिफाई हुई थी और इसको 2015 में 2020 तक एक्सटेंड भी किया गया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। जैसे कैपिटल सब्सिडी होती है, उनको 20 to 25% कैपिटल सब्सिडी मिलती है, मतलब जो उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उस पर एक सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है। प्लस ऑल्सो जो उनके टैक्सेस होते हैं, जैसे काउंटर वेलिंग ड्यूटीज है, एक्साइज ड्यूटीज है, जो उनको कैपिटल इक्विपमेंट्स के लिए पे करने पड़ते हैं, इवन इन द नॉन एसीजेड यूनिट्स, तो उनको भी सारे रिइंबर्स किए जाते हैं। सेंट्रल टैक्सेस काफी इसमें रिइंबर्समेंट होते हैं। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है जिसमें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, उनके लिए ये पूरा स्कीम है। तो इसके अंदर एप्लीकेशंस रिसीव किए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट ने इसका इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट भी इंक्रीज किया है। तो अभी 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है। तो ये जब तक रीच नहीं होगा तब तक एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किए जाएंगे, और जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो गए, तो इवन फॉर हाई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे जिनका $1 बिलियन जितना इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हाई पावर्ड कमेटी भी बिठाई गई है, विच इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, और सीईओ ऑफ नीति आयोग भी उनके मेंबर्स है, बाकी सेक्रेटरीज मेंबर्स है। ये उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करेंगे। तो दिस इज बेसिकली टू बूस्ट डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो ये स्कीम के बारे में है। ये स्कीम पहले भी न्यूज में थी, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के बीच में आर्ग्यूमेंट्स थी रिगार्डिंग द इंसेंटिव्स बीइंग प्रोवाइडेड। तो जो एमसिप्स इंसेंटिव्स जो है, इसको एक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो ये एक पॉइंट उठाया था वो ये था कि कभी कभी इन्वेस्टमेंट्स जो कमिट किए जाते हैं, कमिटमेंट एक्चुअली ज्यादा होती है पर इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं होती है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। और ऑल्सो काफी कंपनीज ने अपने प्लान्स रोल बैक भी कर दिए, कि प्रपोजल्स दिए उन्होंने, वो अप्रूव हुए सब्सिडी के लिए और बाद में उन्होंने रोल बैक कर दिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि एक सब्सिडी पे कैप हो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती थी कि कितना सब्सिडी दिया जाए उस पर कैप हो। तो ये, क्योंकि एग्जैक्ट सब्सिडी कितनी देनी चाहिए एस्टिमेट भी अभी, क्योंकि प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है तो इट्स डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कि कितना सब्सिडी देना चाहिए, तो वो कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो वो सारे कंसर्न्स भी थे। तो अभी फिलहाल ये वही आया है। तो इन्होंने टॉक्स भी किए थे कि ये एमसिप स्कीम को कैसे मॉडिफाई किया जाए, ऑल्टर किया जाए, ताकि ये कंसर्न्स एड्रेस हो सके। तो अभी ये न्यू चेंजेस सामने आए हैं। तो कोई सब्सिडी पे कैप तो नहीं आया है। 20 to 25% जो कैप है वो सब्सिडी, इतना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे था ही कि इतना परसेंटेज मिलेगा, पर मैक्सिमम कितना तक होना चाहिए, कितना तक सब्सिडी मिलेगा प्रोजेक्ट को, ये कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर हाई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आते हैं तो हम उनको एक्सेप्ट ही कर रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है रीजनल कनेक्टिविटी प्लान नेट्स प्रपोजल्स टू रिवाइव 65 एयरपोर्ट्स। तो जो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, इसके अंदर जो अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स है उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो ये अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स वो है जिनके अंदर एक भी फ्लाइट नहीं शेड्यूल हुई है, कमर्शियल फ्लाइट इन अ ईयर। सो एक साल में कोई फ्लाइट नहीं गई है, उसको अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स कहते हैं। और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स वो होते हैं जिनके अंदर 7 से कम कमर्शियल फ्लाइट्स फ्लाई हुई है, डिपार्ट हुई है इन अ वीक। तो ये अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड जो एयरपोर्ट्स हैं, ऐसे 65 एयरपोर्ट्स के प्रपोजल्स एक्सेप्ट किए गए। तो ये 52 अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स है और 13 अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स है। तो ये प्लान
सामने आया है गवर्नमेंट के। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है फॉर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो ये 45 प्रपोजल्स, इनिशियल प्रपोजल्स आए फ्रॉम 11 बिडर्स। तो ये 200 रूट्स आते हैं, तो अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करते हुए, तो ये 200 रूट्स के लिए बिडिंग आई है। अब गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है कि काउंटर बिडिंग भी हो इन पे। तो ये जो प्रपोजल्स दिए गए कि इतना मिनिमम उनका वायबिलिटी गैप फंडिंग होगा कि ये अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स को रिवाइव करने के लिए मिनिमम इतना अमाउंट वो लगेगा उनको, तो ये उसको और कम में कोई बिड कर रहा है तो उसको वो बिडिंग उसको वो दिया जाएगा। तो ये अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स जो है इनके लिए जो गवर्नमेंट ने कहा है कि मिनिमम 2500 1 आवर की फ्लाइट रेट होना चाहिए, मैक्सिमम 2500 पर आवर। तो ये फिक्स्ड है कि इतना प्राइस होगा फ्लाइट का, और जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है एयरक्राफ्ट्स का, एयरलाइंस का, इससे ज्यादा हो रहा है अगर, तो जितना भी ऊपर का जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी। और गवर्नमेंट कहाँ से रीइंबर्स करेगी? थ्रू दी रीजनल कनेक्टिविटी फंड जो बनाया जा रहा है कि एक्सेस इम्पोज किया जाए ऑन और ऑल टिकट्स, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दीज अंडर सर्व्ड अनसर्व्ड रीच डेस्टिनेशन जो है। तो यहाँ पे जो भी ये टिकट्स सेल हो रही है उन पे एक सेस लगाया जाएगा, और वो सेस का अमाउंट जो भी कलेक्ट होता है उससे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को फंड किया जाए। तो 80% फंडिंग यहाँ से आएगा, 20% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करेगी। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। इसके ऊपर ऑफकोर्स एयरलाइंस ने केस भी फाइल किया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि ये वो कैसे ये सेस इम्पोज करे, उनके पास क्या पावर्स है ये सेस इम्पोज करने का। तो ये भी जुडिशरी में केस भी चल रहा है। तो अभी गवर्नमेंट वही इनिशिएटिव ले रही है, वो कह रहे हैं कि ये बेस्ट वे ऑफ फंडिंग है कि इसके थ्रू अगर फंडिंग किया जाएगा तो इजीली ये प्रोजेक्ट, ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो पाएगा, ये सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट स्टार्ट फंडिंग, गवर्नमेंट बोरिंग या सपोर्ट से होगा ये, तो फिर ये वायबल नहीं होगा। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं वो लोग, मतलब आप जो एयरलाइंस पेमेंट्स, जो टिकट्स के पेमेंट से जो पैसे आ रहे हैं सेस के थ्रू, तो वो सेस ये मतलब जो कॉमनली यूज डेस्टिनेशन से, कॉमनली इन डिमांड डेस्टिनेशन से, वहां से ये टिकट सेल होती है। तो वो पैसे जो थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ से आ रहे हैं वो सब्सिडाइज कर रहे हैं वो रूट्स को जो अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं वो रूट्स। तो ये एक मॉडिफिकेशन है कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो सारे रीजन्स का, एयर कनेक्टिविटी लाई जाए ऑल ओवर इंडिया। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। तो ये सारे उसमें प्रपोजल्स थे। 2016 अप्रैल में इनिशिएट लिया गया था, पर अब तक सेस सिर्फ 2 एयरलाइंस, एयर इंडिया और एक और एयरलाइन इम्पोज कर रही है। बाकी सारे एयरलाइंस ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है और वो जुडिशरी को अप्रोच किया है उन्होंने। ये रीजनल कनेक्टिविटी, ऑफ कोर्स इसके अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स और भी नए एयरपोर्ट्स बनाने का भी प्रपोजल है, तो नए एयरपोर्ट्स भी बनाए जाएंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है प्रोटोटाइप ऑफ सुपर कंप्यूटर इन 2017। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है उसको एक्सास्केल कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसकी स्पीड ये होगी कि ये 1 सेकेंड में 1 क्विंटिलियन कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इट्स केपेबल ऑफ डूइंग 1 क्विंटिलियन मतलब 1 बिलियन कैलकुलेशंस इन 1 सेकेंड। तो ये जो एक्सास्केल कंप्यूटर है ये चाइना डेवलप कर रही है, और इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप 2017 में आएगा और 2020 तक एक्सपेक्टेड है कि ये डेवलप हो जाएगा। इवन इन जून 2016 जो सुपर कंप्यूटर्स की ग्लोबल रैंकिंग आई, उसमें भी जो टॉप सुपर कंप्यूटर, टॉप रैंक सुपर कंप्यूटर वो चाइनीज ही है, सनवेट याहू लाइट। तो ये मशीन है, और ये मशीन का ये भी एक क्रेडिट है कि ये पहला सुपर कंप्यूटर है कोई कंट्री का जिसमें कोई यूएस टेक्नोलॉजी नहीं यूज की जा रही है। तो सारे इसके माइक्रोचिप्स है वो लोकली मेड थे। इवन 2016 में चाइना ने सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स रैंकिंग में लाए, उनके 167 कंप्यूटर्स थे और यूएस के 165। तो ये भी उनके क्रेडिट को जाता है। जो चाइना का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था तो पीटाफ्लॉप कंप्यूटर था, वो तियानहे 1। तो ये 2010 में वर्ल्ड फास्टेस्ट था। तो जो फिलहाल एक्सास्केल कंप्यूटर बनेगा वो इससे 200 टाइम्स मोर पावरफुल होगा। तो ये चाइनीज गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रही है। इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आया था 1990s जो सीडैक ने बनाया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो ये परम सीरीज के कंप्यूटर्स है। उसके बाद जो अभी फिलहाल जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का है वो आदित्य है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी ओन करती है। फिर अगला न्यूज आइटम है मुंबई सेट टू टर्न हॉटर बाय 2100 वार्न्स ग्लोबल स्टडी।
तो ये एक स्टडी सामने आई है बाय यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और क्रिस्टियन यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने ये स्टडी किया, जिनमें उन्होंने माइल्ड वेदर डेज कैलकुलेट किए। तो माइल्ड वेदर मतलब वो टाइम जिसमें टेम्परेचर 18 to 30 डिग्री सेल्सियस में होता है, तो मतलब रेनफॉल लेस हो, ह्यूमिडिटी लो हो, तो माइल्ड वेदर कंडीशंस आर गुड। दोज डेज आर गुड फॉर टूरिज्म, फॉर वेडिंग, आउटडोर वेडिंग करना हो, या फिशिंग, बोटिंग, हाइकिंग, पिकनिक वगैरह के लिए ये आइडियल होते। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नंबर ऑफ माइल्ड वेदर डेज डिक्रीज हो रहे ओवरऑल, और इंडिया में भी, मुंबई के लिए भी उन्होंने बताया कि फिलहाल 82 माइल्ड वेदर डेज होते हैं मुंबई में एक साल में। तो ये कम हो जाएगी ग्रेजुअली, 2035 में 16 कम हो जाएंगे, 2100 में 44 और कम हो जाएगी माइल्ड वेदर डेज। तो ये उन्होंने एक स्टडी किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, जब माइल्ड वेदर डेज का कैलकुलेशन हुआ है। तो उन्होंने ग्लोबली भी बताया है कि ऑन एन एवरेज माइल्ड वेदर डेज कितने कम हो रहे हैं, प्लस ऑफ कोर्स वेरिएशन होगा, तो सम रीजन्स विल ड्रास्टिकली बी अफेक्टेड। तो जो माइल्ड वेदर डेज सबसे ज्यादा कम हो गए वो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, इन कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा हो गए। तो वर्स्ट हिट एरियाज ये हो गए। तो यही है 19th जैन के न्यूज आइटम्स। सॉरी फॉर द डिले। थैंक यू।